वायुमंडल पृथ्वी को चारों ओर से घिरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान और निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान कहते हैं। वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न भाग है और इसका कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी के सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। वायुमंडल में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण गैस। नाइट्रोजन। इस गैस की प्रतिशत मात्रा सभी गैसों से अधिक है। नाइट्रोजन की उपलब्धि के कारण ही वायु दाब, पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के परिवर्तन का आभास होता है। इस गैस का कोई रंग, गंध अथवा स्वाद नहीं होता। नाइट्रोजन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह जंतुओं को तेजी से जलने से बचाता है। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन न होती तो आग पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता। नाइट्रोजन से पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण होता है, जो भोजन का मुख्य अंग है। यह गैस वायुमंडल के 128 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैली हुई है। वायुमंडल की अस्थायी गैसें। नाइट्रोजन 78.8%, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%। इस तरह आप देख लीजिएगा। ऑक्सीजन यह अन्य पदार्थों के साथ मिलकर जलने का कार्य करती है। ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते, अतः यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यह गैस वायुमंडल में 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, परंतु 16 किलोमीटर से ऊपर जाकर इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड यह सबसे भारी गैस है और इस कारण यह सबसे निचली परत पर मिलती है। इसका अधिकांश विस्तार 32 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक है। वैसे यह 90 mm की ऊंचाई तक पाई जाती है। यह गैस सूर्य से आने वाले विकिरण के लिए पारगम्य तथा पृथ्वी से परावर्तित होने वाले विकिरण के लिए अपरागम्य है, अतः यह कांच घर या पौधे घर प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। वायुमंडल के निचले परत को गर्म रखता है। दूसरी गैसों का आयतन वायुमंडल में स्थिर है, जबकि पिछले कुछ दशकों में मुख्यतः जीवाश्म ईंधन को जलाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन में लगातार वृद्धि हो रही है। नोट: भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशेषों द्वारा भूमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ओजोन यह गैस ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप है। यह वायुमंडल में सबसे अधिक ऊंचाई पर ही अति न्यून मात्रा में मिलती है। यह सूर्य से आने वाली तेज परावैंगनिक विकिरण के कुछ अंश को अवशोषित कर लेती है। यह 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक केंद्रित है। वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में कमी होने से सूर्य की परावैंगनिक विकिरण अधिक मात्रा में पृथ्वी तक पहुंचकर कैंसर जैसी भयानक बीमारियां फैला सकती है। जलवाष्प वायुमंडल में जलवाष्प सबसे अधिक परिवर्तनशील तथा असमान वितरण वाली गैस है। यह ऊंचाई के साथ घटती जाती है। यह 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। वायुमंडल के संपूर्ण जलवाष्प का 90% भाग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। इसके संघनन होने के कारण बादल, वर्षा, कोहरा, ओस, तुषार, हिम आदि का निर्माण होता है। विभिन्न प्रकार के तूफानों को जलवाष्प से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। जलवाष्प सूर्य से आने वाली सूर्यताप के कुछ भागों को अवशोषित कर लेता है तथा पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा को संयोज रखता है। इस प्रकार यह एक कंबल का काम करता है, जिससे पृथ्वी न तो अधिक गर्म और न अधिक ठंडी हो सकती है। जलवाष्प के संघनन से वृष्टि होती है। वायुमंडल की स्थिरता भी जलवाष्प से नियंत्रित होती है। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प। नोट:
जलवाष्प के अलावा सूर्य ताप तथा सौर विकिरण का अवशोषण ऑक्सीजन, ओजोन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस करती है। धूलकण प्रायः वायुमंडल के निचले भाग में मौजूद होती है, फिर भी सोहनीय वायु प्रवाह इन्हें काफ़ी ऊंचाई तक ले जा सकती है। धूलकण के स्रोत हैं समुद्री नमक, महीन मिट्टी, धुएं की कालिमा, राख, पराग, धुआं एवं उल्काओं के टूटे हुए कण। धूल कणों का सबसे अधिक जमाव उष्ण तथा शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के कारण होता है। धूल और नमक के कण आर्द्रताग्राही केंद्रों की तरह कार्य करती है, जिसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर मेघों का निर्माण करती है। आकाश का रंग नीला धूलकण के कारण ही दिखाई देता है। वायुमंडल की संरचना वायुमंडल को निम्न परतों में बांटा गया है। क्षोभ मंडल, यह वायुमंडल की सबसे निचली वाली परत है। इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 18 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होती है। क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 101 डिग्री सेल्सियस तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस होती है। सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी, वर्षा इसी मंडल में होती है। इस मंडल को संवहन मंडल कहते हैं, क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक सीमित होती है। इस मंडल को अधोमंडल भी कहते हैं। जैविक क्रिया के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण संस्तर है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली भाग को क्षोभ सीमा कहते हैं। विषुववृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस और ध्रुव के ऊपर -45 डिग्री सेल्सियस होती है। यहाँ तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्षोभ सीमा कहते हैं। समताप मंडल 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। कभी कभी विषुवत रेखा पर इसका लोप हो जाता है। इसमें मौसमी घटनाएं जैसे आंधी, बादलों का गरज, बिजली कड़क, धूपकण एवं जलवाष्प आदि कुछ नहीं होती। इस मंडल में वायुयान उड़ने का आदर्श दशा पाई जाती है। कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है, जिसे मूलाभ मेघ कहते हैं। समताप मंडल का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें ओजोन गैसों की परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षक कहते हैं। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है। ओजोन परत में क्षरण CFC में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन के कारण होता है। ओजोन परत की मोटाई नापने में डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। नोट: कुछ विद्वान ओजोन मंडल को एक अलग मंडल मानते हैं। इसकी ऊंचाई 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के मध्य मानते हैं। इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता जाता है। प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। मध्य मंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। इस स्तर से ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर यह -100 डिग्री सेल्सियस हो जाती है। मध्य मंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं। आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपरी 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच स्थित है। इसमें विद्युत अवशोषित कण पाए जाते हैं, जिसे आयन कहते हैं, तथा इसलिए इसे आयन मंडल भी कहते हैं। नोट: यह भाग कम वायु दाब तथा पराबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकृत होती है। आयन मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि शुरुआत हो जाती है। इस मंडल में इस मंडल में सबसे नीचे स्थिर डी लेयर से लॉन्ग रेडियो वेव एवं E1, E2 तथा F1, F2 परतों से सॉफ्ट रेडियो वेव परावर्तित होती है। इसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन एवं रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है।
संचार उपग्रह इसी मंडल में उपस्थित होता है। बाह्यमंडल। आयनमंडल से ऊपर के भाग को बाह्यमंडल कहा जाता है। इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। इस मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है। इस मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता इसके ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस एवं ऑरोरा बोरियलिस की होने वाली घटनाएं है। ऑरोरा का शाब्दिक अर्थ है कि प्रातःकाल, जब बोरियलिस तथा ऑस्ट्रेलिया का अर्थ तथा बोरियलिस का अर्थ होता है प्रातःकाल, जबकि बोरियलिस का अर्थ होता है बोरियलिस तथा ऑस्ट्रेलिस का अर्थ होता है उत्तरी एवं दक्षिणी होता है। इसी कारण इसके उत्तरी ध्रुव प्रकाश एवं दक्षिण ध्रुव प्रकाश कहा जाता है। वास्तव में ऑरोरा ब्रह्मांडीय चमकते प्रकाश होते हैं, जिनकी निर्माण चुंबकीय तूफान के कारण सूर्य की सतह से विसर्जित इलेक्ट्रॉन कण के कारण होता है। ऑरोरा ध्रुवीय आकाश में लटके विचित्र बहुरंगी आतिशबाजी की तरह दिखाई देती है। ये प्रायः आधी रात के समय दृष्टिगत होती है। सूर्यताप। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण ऊर्जा को सूर्यताप कहते हैं। यह ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचती है। वायुमंडल की बाहरी सीमा पर सूर्य से प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर 1.94 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। धरातल पर प्राप्त सूर्यताप की मात्रा में उष्णकटिबंध में 320 वाट प्रति वर्ग मीटर से लेकर ध्रुवों पर 70 वाट प्रति वर्ग मीटर की भिन्नता पाई जाती है। सबसे अधिक सूर्यताप उपोष्ण कटिबंध मरुस्थल में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ मेघाच्छादन बहुत कम पाए जाते हैं। सामान्यतः एक ही अक्षांश पर स्थित महाद्वीपीय भाग पर अधिक और महासागरीय भाग के अपेक्षाकृत कम मात्रा में सूर्यताप प्रताप होती है। नोट: पृथ्वी का अंश सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा से 66.66 डिग्री का कोण बनाती है, जो विभिन्न अक्षांशों से प्राप्त होने वाले सूर्यताप की मात्रा को बहुत प्रभावित करती है। किसी भी सतह को प्राप्त होने वाली सूर्यताप की मात्रा एवं उसी सतह से परिवर्तित की जाने वाली सूर्यताप की मात्रा के बीच का अनुपात एल्बिडो कहलाता है। सौर विकिरण का यह परिवर्तन लघु तरंगों में ही होती है। वायुमंडल की बाह्य सीमा पर प्राप्त होने वाले सौर विकिरण का लगभग 32% भाग बादलों की सतह से परिवर्तित तथा धूल कणों से परिकर्णित होकर अंतरिक्ष में लौट जाती है। सूर्यताप का लगभग 2% भाग धरातल से परिवर्तित होकर अंतरिक्ष में वापस चला जाता है। इसी प्रकार सौर विकिरण का 34% भाग धरातल से धरातल को गर्म करने का काम करती है। धरातल गर्म करने का काम नहीं आती है। पूर्ण मेघाच्छादन के समय सूर्य के प्रकाश में कमी का मूल कारण परावर्तन होता है, न कि अवशोषण। पृथ्वी सौरिक विकिरण द्वारा प्रसारित ऊर्जा का 51% भाग प्राप्त करती है। वायुमंडल सौरिक ऊर्जा का केवल 14% ही ग्रहण कर पाता है। वायुमंडल गर्म तथा ठंडा निम्न विधियों से होता है। चालन। जब असमान ताप वाले दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, तो अधिक ताप वाले वस्तु से कम ताप वाले वस्तु की ओर ऊष्मा प्रवाहित होती है। ऊष्मा का यह प्रवाह तब तक चलता रहता है जब तक दोनों वस्तु का तापमान एक जैसा न हो। वायु ऊष्मा का कुचालक है, अतः चलन प्रक्रिया वायुमंडल को गर्म करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। वायुमंडल की निचली परतों को गर्म करने में चालन महत्वपूर्ण है। संवहन। पृथ्वी के संपर्क में आई वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उठती है और वायुमंडल में ताप का संचरण करती है। वायुमंडल के लंबवत तापन की यह प्रक्रिया संवहन कहलाती है। जब वायुमंडल की निचली परत भौमिक
विकिरण अथवा संचालन से गर्म हो जाती है तो उसकी वायु फैलती है, जिससे उसका घनत्व कम हो जाता है। घनत्व कम होने से वह हल्की हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। इस प्रकार वह वायु निचली परत को ऊष्मा को ऊपर ले चली जाती है। ऊपर की ठंडी वायु उसका स्थान लेने के लिए नीचे आती है और कुछ देर के बाद वह भी गर्म हो जाती है। इस प्रकार संवहन प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल क्रमशः नीचे से ऊपर गर्म होता रहता है। वायुमंडल गर्म होने में यह मुख्य भूमिका निभाता है। संवहन द्वारा ऊर्जा का हस्तांतरण केवल क्षोभ मंडल तक सीमित रहता है। नोट: संवहन द्वारा ऊष्मा का संचरण केवल गैसीय एवं तरल पदार्थों में होता है, क्योंकि उनके अणुओं के बीच का बंधन कमजोर होता है। यह प्रक्रिया ठोस पदार्थों में नहीं होती है। विकिरण: किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को विकिरण कहते हैं। उदाहरण रूप में सूर्य से प्राप्त होने वाले विकिरण से पृथ्वी तथा उसके वायुमंडल का गर्म होना। पृथ्वी द्वारा प्राप्त प्रवेशी सौर विकिरण, जो लघु तरंगों के रूप में होती है, पृथ्वी की सतह को गर्म करती है। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है। वायुमंडल में शीर्ष तरंग के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है। यह ऊर्जा वायुमंडल को नीचे से गर्म करती है। इस प्रक्रिया को पार्थिव विकिरण कहते हैं। दीर्घ तरंगदैर्घ्य विकिरण वायुमंडलीय गैस, मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। इस प्रकार वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होते हैं, न कि सीधे सूर्यताप से। चौथा, अभिनव वहन। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाली ताप का हस्तांतरण अभिवहन कहलाता है। लंबवत संचलन की अपेक्षा वायु की क्षैतिज संचलन सापेक्षिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण होती है। मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली भिन्नताएं केवल अभिवहन के कारण होती है। गर्म वायु राशियाँ जब ठंडी इलाके में जाती है तो उन्हें गर्म कर देती है। इससे ऊष्मा का संचार निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों से उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों तक भी होता है। वायु द्वारा संचालित समुद्री धाराएं भी उष्ण कटिबंधों से ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊष्मा का संचार करती है। नोट: उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में विशेषतः उत्तरी भाग में गर्मी में चलने वाले स्थानीय पवन लू अभिवहन का ही परिमाण है। पृथ्वी की ऊष्मा बजट। मान लें वायुमंडल की ऊपरी सतह से प्राप्त सूर्यताप 100 इकाई है। इन 100 इकाई में से 35 इकाई पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाती है। सौर विकिरण की इस परिवर्तित मात्रा को पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। प्रथम 35 इकाई को छोड़कर बाकी 65 इकाई अवशोषित होती है। 14 वायुमंडल में तथा 51 पृथ्वी के धरातल द्वारा। पृथ्वी द्वारा अवशोषित 51 इकाई पुनः पार्थिव विकिरण के रूप में लौट जाती है। इनमें से 17 इकाइयाँ तो सीधे अंतरिक्ष में चली जाती है तथा 34 इकाइयाँ वायुमंडल द्वारा अवशोषित होती है। 6 इकाइयाँ स्वयं वायुमंडल द्वारा, 9 इकाइयाँ संवहन के जरिए और 19 इकाइयाँ संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में। वायुमंडल द्वारा 48 इकाइयों का अवशोषण होता है। इनमें 14 इकाइयाँ सूर्य तप की तथा 34 इकाइयाँ पार्थिव विकिरण की होती है। वायुमंडल विकिरण द्वारा इनको भी अंतरिक्ष में वापस लौटा दिया जाता है। अतः पृथ्वी के धरातल तथा वायुमंडल से अंतरिक्ष में वापस लौटने वाली विकिरण की इकाइयाँ क्रमशः 17 से 48 है, जिनका योग 65 है। वापस लौटने वाले इन इकाइयों उन 65 इकाइयों का संतुलन कर देती है जो सूर्य से प्राप्त होते हैं। यही पृथ्वी का ऊष्मा बजट अथवा ऊष्मा संतुलन है। तापमान। वायुमंडल एवं भूपृष्ठ के साथ सूर्य ताप की अन्योन्य क्रिया द्वारा जनित ऊष्मा तापमान के रूप में मापा जाता है। जहाँ ऊष्मा किसी पदार्थ कणों के अणुओं की गति को दर्शाती है, वही तापमान किसी पदार्थ या स्थान के गर्म या ठंडा होने का डिग्री माप है।
किसी भी स्थान पर वायु का तापमान निम्नलिखित कारकों द्वारा प्रभावित होता है। पहल का उस स्थान का अक्षांश रेखा। दूसरा, समुद्र तल से उस स्थान का उतुगता। तीसरा, समुद्र तल से उसकी दूरी। चौथा, वायु सहित का परिसंचरण। पांचवा, कोसन तथा ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति। छठा, स्थानीय कारक। तापमान का वितरण। जनवरी और जुलाई के तापमान के वितरण का अध्ययन करके हम पूरे विश्व के तापमान वितरण के बारे में जान सकते हैं। मानचित्र पर तापमान वितरण सामान्यतः समताप रेखाओं की मदद से दर्शाई जाती है। यह वह रेखा है जो समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ती है। विषुवत-रेखीय महासागरों पर तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होती है। सर्वाधिक तापमान यूरेशिया महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है जो 60 डिग्री सेल्सियस है। इसका मुख्य कारण महाद्वीपीयता है। सबसे कम 3 डिग्री सेल्सियस का तापांतर 20 डिग्री दक्षिणी तथा 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच पाया जाता है। समताप रेखा वह कल्पित रेखा जो एक समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती है। समताप रेखा तथा तापमान का वितरण निम्न लक्षण है। समताप रेखीय पूर्व पश्चिम दिशा में अक्षांशों के लगभग समानांतर खींची जाती है। इसका कारण यह है कि एक ही अक्षांश पर स्थित सभी स्थानों पर एक ही मात्रा में सूर्य ताप प्राप्त होता है और तापमान भी लगभग एक जैसा ही होता है। दूसरा, जल और स्थान पर तापमान भिन्न होता है, अतः तटों पर समताप रेखीय असमान मुड़ जाती है। तीसरा, दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग अधिक है और वहाँ पर तापमान संबंधी विभिन्न विषमताएं कम पाई जाती है। इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में जल भाग कम है और वहाँ पर तापमान संबंधी विषमताएं अधिक पाई जाती है। इसी कारण दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखीय में मोड़ कम आती है और इसकी पूर्वी पश्चिमी दिशा में अधिक स्पष्ट है। चौथा, समताप रेखाओं के बीच की दूरी से ताप प्रवणता, ताप के बदलने की दर का अनुमान लगाया जा सकता है। यदि तापमान रेखाएं एक दूसरे के निकट होती है तो ताप प्रवणता अधिक होती है। इसके विपरीत यदि समताप रेखाएं एक दूसरे से दूर होती है तो ताप प्रवणता कम होता है। पांचवा, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में तापमान अधिक होता है, अतः अधिक मूल्य वाली समताप रेखीय उष्णकटिबंध में होती है। ध्रुवीय प्रदेशों में तापमान बहुत ही कम होता है, अतः वहाँ पर कम मूल्य की समताप होती है। संचार के अधिकांश क्षेत्रों के लिए जनवरी एवं जुलाई के महीने में न्यूनतम अथवा अधिकतम तापमान पाया जाता है। यही कारण है कि तापमान विशेषज्ञ के लिए बहुधा इन्हीं 2 महीने के चुना जाता है। तापांतर। अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के अंतर को तापांतर कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, दैनिक तापांतर, वार्षिक तापांतर। दैनिक तापांतर किसी स्थान पर किसी एक दिन के अधिकतम तापमान तथा न्यूनतम तापमान के अंतर को वहाँ के दैनिक तापांतर कहते हैं। ताप में आए इन अंतर को ताप परिसर कहते हैं। वार्षिक तापांतर जिस प्रकार दिन और रात के तापमान में अंतर होता है, उसी प्रकार ग्रीष्म और शीत ऋतु के तापमान में भी अंतर होता है। अतः किसी स्थान के सबसे गर्म तथा सबसे ठंडे महीने के मध्याह्न तापमान के अंतर को वार्षिक तापांतर कहते हैं। विश्व में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर 65.5 डिग्री सेल्सियस साइबेरिया में स्थित बुकोयास्क नामक स्थान का है। किसी भी स्थान विशेष के औसत तापक्रम तथा उसके अक्षांश के औसत तापक्रम के अंतर को तापीय विसंगति कहते हैं। वायुमंडलीय दाब, पवन
और वायु राशियाँ। वायु दाब। वायु दाब माध्य समुद्र तल से समुद्र मंडल के अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। समान दिशाओं में समुद्र तल पर वायुमंडल पारे के 76 सेंटीमीटर से 760 मिलीमीटर ऊंचा स्तंभ द्वारा पड़ने वाले दाब होता है। वायु दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को मौसम के पूर्ण अनुमान के लिए एक महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है। वायुमंडलीय दाब की इकाई बार है। वायु दाब को मिली बार तथा पास्कल से भी मापा जाता है। व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली दाब की इकाई को किलो पास्कल कहते हैं। समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब 1013.2 मिली बार या 1013.2 किलो पास्कल होता है। वायुमंडल के निचले भाग में वायु दाब ऊंचाई के साथ तीव्रता से घटता है। यह ह्रास दर प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिली बार होता है। 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर 265 मिली बार वायु दाब एवं -49.7 डिग्री मानक तापमान होता है। समदाब वह कल्पित रेखा जो समुद्र तल के बराबर घटाए हुए समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाती है समदाब कहलाता है। समदाब रेखा कहते हैं। वायु दाब को मानचित्र पर समदाब रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। दूरी की इकाई पर दाब के घटने को दाब प्रवणता कहते हैं। जब समदाब रेखा एक दूसरे के पास होता है तो दाब प्रवणता अधिक होती है, परंतु जब समदाब रेखा एक दूसरे से दूर होती है तो दाब प्रवणता कम होती है। नोट: दूरी के संदर्भ में दाब परिवर्तन की दर दाब प्रवणता है। पृथ्वी के धरातल पर 4 वायु दाब कटिबंध है। विषुवतरेखीय निम्न वायु दाब। विषुवतरेखीय निम्न वायु दाब। यह पेटी भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर तथा 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच स्थित है। यहाँ सालों भर वायु की किरणें लंबवत पड़ती है, जिसके कारण तापमान हमेशा उच्च रहता है। इस कटिबंध में धरातलीय क्षैतिज पवनें नहीं चलती, बल्कि अधिक तापमान के कारण वायु हल्की होकर ऊपर की ओर उठती है और संवहन धाराएं जन्म देती है। इसलिए इस कटिबंध को शांत कटिबंध या डोल्ड्रम कहते हैं। विषुवत रेखा पर पृथ्वी के घूर्णन का वेग सबसे अधिक होता है, जिससे वहाँ पर अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होता है, जो वायु को पृथ्वी के पृष्ठ से परे धकेलता है। इसके कारण ही यहाँ पर वायु दाब कम होता है। उष्णोष्ण उच्च वायु दाब। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में क्रमशः कर्क एवं मकर रेखाएं से 35 डिग्री अक्षांशों तक उच्च दाब पेटी पाई जाती है। यहाँ उच्च दाब होने के 2 कारण हैं। पहला, विषुवत रेखीय कटिबंध से गर्म होकर उठने वाली वायु ठंडी और भारी होकर कर्क एवं मकर रेखा से 35 डिग्री अक्षांश के बीच नीचे उतरती है और उच्च वायु दाब उत्पन्न करती है। दूसरा, पृथ्वी के दैनिक गति के कारण उपध्रुवीय क्षेत्रों से वायु विशाल राशियां कर्क एवं मकर रेखाओं से 35 डिग्री अक्षांश के बीच एकत्रित होती है, जिससे वहाँ पर उच्च वायु दाब उत्पन्न हो जाता है। नोट: विषुवत रेखा से 30 से 35 अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में उच्च वायु दाब पेटियाँ उपस्थित है। इस उच्च वायु दाब वाली पेटी को अश्व अक्षांश कहते हैं। इसका कारण यह है कि मध्य युग में यूरोप में खेती के लिए पश्चिम द्वीप समूह में पालदार जलयानों से लादकर घोड़ा भेज जाते थे। प्रायः इन जलयानों को इन अक्षांशों के बीच वायु शांत रहने के कारण आगे बढ़ने में कठिनाई होती थी। अतः जलयानों को भार कम करने के लिए कुछ घोड़े समुद्र में फेंक दिए जाते थे। उपध्रुवीय निम्न वायु पेटी। 45 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों से क्रमशः आर्कटिक तथा अंटार्कटिक वृत्तों के बीच निम्न वायु भार की पेटियाँ पाई जाती है, जिसे उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी कहते हैं।
चौथा, ध्रुवीय उच्च वायुदाब 80 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव तक उच्च दाब पेटी पाई जाती है। नेक्स्ट आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा पवन से।